नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे हम यात्रा की। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन आज है। आज भी पदयात्रा करीब 15 किलोमीटर चलेगी। साधु संतों के साथ भक्तों का सैलाब देखने को मिलेगा। यात्रा के पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से संवाद भी किया। जगह जगह स्वागत भी हुआ है यात्रा का। हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन और आज भी पदयात्रा हो रही है। करीब 15 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। साधु संतों के साथ भक्तों का सैलाब भी देखा जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यात्रा के पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से संवाद भी किया है। तो साधु संतों के साथ भक्तों का सैलाब यात्रा में नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं, भक्त जो हैं, मौजूद थे। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और करीब 10 किलोमीटर की यात्रा थी। आज 15 किलोमीटर की ये यात्रा है। कई सारे भक्त और साधु संत भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और जगह जगह इस पद यात्रा का स्वागत भी हो रहा है। आज दूसरा दिन है पद यात्रा का और दूसरे दिन पर भी खासा उत्साह भक्तों में देखा गया। साथ ही साथ साधु संतों का जमावड़ा भी इस पदयात्रा में देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कई सारे साधु संत भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, पदयात्रा का दूसरा दिन, भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भी हम देख रहे हैं, साथ ही साथ साधु संत भी मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर धाम से शुरू यात्रा का आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि यात्रा जो है, पदयात्रा है, वो शुरू हो चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है इसे पूरी पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। वो लोगों से मिलते हुए चल रहे हैं, लोगों को संबोधित करते हुए चल रहे हैं। जो भक्त हैं उनको संबोधित करते हुए चल रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा कि यात्रा उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कह रहे थे कि यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। और उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो फिर पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। और देखिए, लगातार वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से उनका दुख दर्द भी जान रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा, कल सुबह ये पदयात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद लगभग 17 से 18 किलोमीटर बिना रुके ये पदयात्रा चली थी। और आज भी जो तय समय था 8 बजे सुबह और उसको थोड़ी देर बाद यात्रा शुरू हो गई थी। और अब यात्रा धीरे धीरे करके छतरपुर की तरफ आगे बढ़ी। छतरपुर कस्बे में से यात्रा को आज रुकेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग भी बाबा से मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे वो मेल मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये बताता है किस तरीके से जो जन समर्थन है या जो कहें भक्तों का जो सैलाब है वो इस पूरे यात्रा में उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से भी देखो तो तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी एक लंबी यात्रा है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं तो अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए दोनों तरफ सड़क की अगर मैं बात करूं तो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनका वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और लगभग आज की यात्रा 15 से 16 किलोमीटर तक चलने वाली है। जी वाकई शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जनसैलाब यहाँ पर भक्तों का। साथ ही साथ जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल होता नजर आ रहा है। एक है तो सेफ है और साथ में सब मिलकर जो चल रहे हैं, ये संदेश भी दे रहे हैं कि हाँ, हम इस जो लाइन है, ये जो कहा गया है, इस पर हम चल रहे हैं। एकता का हम संदेश भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये नारा दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब देखिए हिंदू एकजुट होने की तरफ आगे बढ़ चुका है। ये कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो ये कह रहे हैं कि लगातार वो लोगों को जागरूक कर रहे थे और अब वो जागरण जो है वो इस यात्रा के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है कि बड़ी संख्या में न केवल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बल्कि बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और तमाम जो बड़े राज्य हैं वहां से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और कई लोग तो यहाँ ऐसे भी पहुंचे जिनके घरों में शादियां हैं, लेकिन वो अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बताता है किस तरीके से जो पदयात्रा निकाली जा रही, खासकर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए और मजबूत करने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, उस यात्रा में अब बड़ी संख्या में न केवल आम लोग, आम भक्त, बल्कि कई जो पीठ हैं उनके पीठाधीश्वर भी इसमें पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो रास्ते में जो लोग उनको मिल रहे हैं उनसे वो मिलते भी हैं और उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। कई लोग हैं जिनको वो गले भी लगाते हैं, उनकी पूरी सुनाई
एनालाइज करते हैं तो ये बताता है किस तरीके से जो आम लोग हैं सामाजिक समरसता को बनाने की जो बात वो कर रहे हैं। कल रात में सामाजिक समरसता यहाँ भोज भी आयोजित किया गया था। तो ये यात्रा लगभग 160 किलोमीटर चलने वाली है। 9 दिन की ये पूरी यात्रा होगी और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जिस तरीके से लगातार उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लंबी यात्रा है, लोग इतना चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि इस यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग जो है और आगे भी चलते जा रहे हैं और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी, बाकी भक्तों का उत्साह दिखा रहा है कि चाहे कितनी भी लंबी यात्रा हो, हम चलने को साथ में तैयार हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। बलौदाबाजार का जिक्र करते हैं। यहां पर धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। कई बार कार्रवाई करने के बाद भी रेत का अवैध खनन रुक नहीं पा रहा। नदियों से रेत की अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही। डेराडीह, रामपुर और कटंगी की नदियों से रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। बेखौफ रेत माफिया हो चुके हैं। प्रशासन बेबस यहां पर नजर आ रहा है। धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। कई बार कार्रवाई करने के बाद भी रेत का अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है। नदियों से रेत के अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है। डेराडीह, रामपुर, कटंगी की नदियों से रेत का अवैध खनन जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा तो किया जाता है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। माफिया अब सक्रिय नहीं हो पाएंगे, उनकी कमर टूट चुकी है, पर ऐसा होता नजर नहीं आता। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दर्शा रही हैं कि कोई खौफ इन माफियाओं में नहीं है और धड़ल्ले से यहाँ पर ये अवैध खनन लगातार कर रहे हैं। मिली भगत कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन के लोगों की भी सिर्फ खाना पूर्ति होती है, दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके बाद फिर वैसी की वैसी स्थिति सामने आती है। रेत माफियाओं पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है और लगातार प्रमुखता से हम खबर दिखाते आए हैं हर जगह की जहां जहां पर रेत खनन, अवैध खनन होता है। एक और ये तस्वीर जो है निकल करके सामने आई है, ये सवाल खड़े करती है कि आखिर अवैध खनन पर कब रोक लगेगी। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी से रेत का अवैध खनन जारी है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निर्देश के बाद अवैध खनन नहीं रुका है। खनिज विभाग अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा पाया। नियम को ताक पर रखकर मशीन और चेन माउंटेन से रेत का अवैध खनन हो रहा है। सख्त कार्रवाई नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं। तो हसदेव नदी से रेत का अवैध खनन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध खनन पर आखिर लगाम कब लगेगी, यही बड़ा सवाल है। धड़ल्ले से ये माफिया जो है रेत का अवैध खनन कर रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि इन्हें रोकने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है तो ये प्रशासन की टीम पर ही हावी हो जाते हैं, उन पर ही हमला बोल देते हैं। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी जब प्रशासन के लोग ही घायल हुए। जिले में रेत का अवैध उत्खनन के संबंध में लगातार शिकायत भी प्राप्त हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई में हमने काफ़ी चैन माउंटेन से लेकर के जो है सभी प्रकार के वाहनों को जब्ती की भी कार्रवाई की गई है। अभी जस्ट आप लोगों को सूचना मिली है कि लखनपुर में दो घाटों पर जो चैन माउंटेन लगे हुई है तो उसको मैंने माइनिंग वालों को और रेवेन्यू को दोनों को ज्वाइंट रूप से जो जब्ती करने के आदेश दिए है। लगातार जिला प्रशासन और माइनिंग या रेवेन्यू की तरफ से जो है लगातार कार्रवाई भी जिले। तो दोनों ही जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बलौदाबाजार की भी कि किस तरह से अवैध खनन यहाँ पर जारी है, तो वहीं जांजगीर चांपा में भी अवैध खनन जारी है। सहयोगी दोनों जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश यादव हैं बलौदाबाजार से, तो वहीं कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जांजगीर चांपा का जिक्र कर रहे थे कैलाश, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अवैध खनन यहाँ पर रेत का हो रहा है। लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन की सक्रियता यहाँ पर नहीं है। या तो ये है कि प्रशासन सक्रिय होता भी है, कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है, तो ये जो माफिया हैं ये इतना हावी हो जाते हैं कि प्रशासन को ही वहां से जान बचा करके भागना पड़ता है। जी, जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो महानदी हो या हसदेव नदी, इनके लगातार अवैध उत्खनन जारी है और चैन माउंटेन से रेत में का जो अवैध उत्खनन है ये कहीं न कहीं कई सवाल खड़ा करते हैं खनिज विभाग के। और खनिज विभाग के अधिकारी को जब सूचना दी जाती है ग्रामीणों द्वारा या मीडिया द्वारा, तो उनके जाने से पहले ही वो चैन माउंटेन निकाल दिया जाता है। तो इससे और बड़ी सवाल उठता है कि आखिर खनिज विभाग की जो मिली भगत के वजह से जो
अवैध रेत उत्खनन रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, चूंकि उनके ऊपर कार्रवाई का डर नहीं है। पूर्व ही उनको सूचना दे दी जाती है कि यहाँ रेत कार्रवाई होगी और अब सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वही यहाँ खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा है, उनका मस्त मौला अंदाज देखने को मिलता है। जब ग्रामीणों द्वारा उनको सूचना दी जाती है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम केवल कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठे हैं और बहुत सारे काम है और राजस्व की जो अधिकारी है उनको फोन करो, ऐसा करके उनका कहना है। कई ग्रामीणों को शिकायत मिलती रही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरह की अवैध रेत माफियों के ऊपर खनिज विभाग की संरक्षण है। यह कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं और बड़ी बड़ी रेत में जो चौन माउंटेन के माध्यम से हाईवे से रेत उत्खनन हो रही है, वहीं राजस्व की भी काफी नुकसान हो रही है। सरकार को इसको किस तरह से देखते हैं और अब जिस तरह से चौन माउंटेन से हसदेव नदी की सीना चीर को रेत उत्खनन की जा रही है, कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं। बड़े वाहन जो है सड़कें को खराब कर रही है और इस पर किसी तरह के लगाम अब तक लगते हुए नहीं देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बार किस तरह की कार्रवाई की जाती है प्रशासन द्वारा। ठीक, लगातार बने रहिए। योगेश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलौदा बाजार से। योगेश, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये बयां करती हैं, दर्शाती हैं कि यहाँ पर प्रशासन की मिली भगत की वजह से कहीं ना कहीं माफिया सक्रिय हैं और धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं और खाना पूर्ति कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर होती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो खनिज का जो मामला आता है वो दो जो महकमे हैं उस पर टिका हुआ है। पहला है राजस्व, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। यानी कि जब खनन के मामले में अवैध रेत खनन जो माफिया है उनके द्वारा रेत का खनन होता है तो जो सरकार को राजस्व मिलना है, करोड़ों का जो टैक्स मिलता है। पहली बात आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिला वो जिला है जहाँ से छत्तीसगढ़ को बहुत अधिक मात्रा में खनिज की जो है प्राप्ति होती है और इसी जिले से अगर रेत का अवैध खनन होगा तो सरकार को राजस्व कहाँ से मिल पाएगा। और खनन माफियाओं द्वारा अगर जिस तरह से रेत खनन हो रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनने वाले हैं उसको लेकर वो रेत को डंप कर रहे हैं ताकि जो रेत जो है कम दाम में उनको मिलना है वो अधिक दाम में जो है आवास जिनको बनना है उनको अधिक दाम में मिलेंगे। हालांकि कार्रवाई को लेकर जिले में एक तरफ जो खनिज विभाग तो कार्रवाई कर रही है, वही दूसरी तरफ जो रेत के अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। सुबह 4 बजे से इनकी जो डीलिंग है वो शुरू हो जाती है ट्रैक्टर के माध्यम से और साथ ही साथ बड़े बड़े डंपर के माध्यम से इनकी जो रेत के अवैध खनन है वो निकलने का प्रयास जारी रहता है। वहीं महानदी सबसे बड़ी नदी कही जाती है, लेकिन महानदी बलौदा बाजार जिला में खोखली नदी बन चुकी है। कारण ये है कि रेत का अवैध परिवहन, रेत के अवैध परिवहन होने के नाम से, रेत माफियाओं के नाम से यहाँ की जो रेत है अलग अलग जगहों पर बिलासपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, रायपुर अलग अलग जिलों में जाती है। इन्हीं रेत परिवहन को लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आखिर कार्रवाई किस तरह से कर रही है ये देखने वाली बात है। कि कल सुबह न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची थी और सुबह जो रेत का अवैध परिवहन था वो चंद माउंटेन से जारी था और शाम को भी ये परिवहन चलता रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर का जिक्र करते हैं, यहां पर भालुओं का आतंक है। भालू ने फिर से एक शख्स पर हमला किया। बता दें आपको, बैंक के सामने यह घटना घटित हुई है। भालू के हमले में बाल बाल बचा है शख्स। हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए भालू किस तरह से हमला करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आदमी खड़ा है और पीछे से एकदम से भालू आता है, हमला बोल देता है। हालांकि बाल बाल जान बची है शख्स की। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। अपने जो आदमी है खड़ा है और अचानक से पीछे से भालू आता है और हमला बोलता है। ये तो गनीमत रही कि समय रहते ये आदमी देख लेता है और साइड हो जाता है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, रिहायशी इलाके में भालुओं का आतंक जिस तरह से जारी है, कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बनाई है। तस्वीर एक और सामने। जी देखिए, कांकेर जो रिहायती इलाके हैं वहाँ भालू का आतंक लगातार जारी है और आए दिन जो है भालुओं के हमले और भालुओं के घर के दरवाजे तोड़ने की शिकायतें अक्सर वन विभाग को मिलती रहती है। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में आपको एक भालू जो है एक व्यक्ति के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय रहते जो व्यक्ति है वो अगर अपने आप को नहीं बचाता तो शायद आज उसकी जिंदगी चली जाती। लेकिन यहाँ पर जो है भालू हमला करता है और उसके पीछे शायद कुत्ते पड़े रहते हैं, तो कुत्तों से बचने के लिए जो है भालू व्यक्ति को छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन ये जो भालुओं का इस तरीके से रिहायशी इलाकों में घुसना और घुसकर जो है नुकसान पहुंचाने का जो सिलसिला है वो लगातार कांकेर के रिहायशी इलाकों में जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुरैना का जिक्र करेंगे। सरकारी जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, लाठी डंडों से भी पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। बचाने आए बेटे पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। मारपीट में पिता पुत्र घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, सरायछोला पुलिस पहुंची है। सरायछोला थाना क्षेत्र के रेठौरा खुर्द गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो सरकारी जमीन को लेकर विवाद और विवाद के बाद मारपीट, जानलेवा हमला, लाठी डंडों से हमला और उसके बाद हालत गंभीर। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जमीनी विवाद में लाठी डंडे चले हैं, जानलेवा हमला हुआ है, जानकारी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम सरायछोला थाना क्षेत्र के रिठौरा खुर्द गांव का है, जहां पर दो भाई यानी कि दो भाइयों में और एक सरकारी भूमि को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक भाई इतना आक्रामक हो जाता है कि वो अपने परिजनों को यानी कि बेटे और अपने साथियों को बुलाता है और दूसरे भाई पर गोली मार देता है। उसके बाद जब बीच बचाव करने के लिए जो घायल व्यक्ति का बेटा आता है तो उसके साथ भी ये लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पिता घायल हुए हैं, जिन्हें जो सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, उसने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है और यही वजह है कि पिता को ग्वालियर रेफर कर दिया है। लेकिन और जो आरोपी थे उनके खिलाफ भी, जो घायल थे, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जो उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा का स्तर खराब हो रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो सेहत के लिए खराब है। इसके अलावा दूसरे कई शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। पराली जलाने और धुंध की वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण की जहरीली हवा अपना असर लोगों की सांसों पर दिखा रही है। सांस के मरीज जहरीली हवा से परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रदूषण का मीटर हम आपको दिखा रहे हैं, कौन से शहर में क्या हालात हैं। दमोह का आप देख रहे हैं 254 पर AQI पहुंच चुका है, जबलपुर 275 पर पहुंच चुका है। तो वहीं आपको बताएं कि इसी तरह उज्जैन में 252 पर ये AQI का लेवल जो है पहुंच चुका है। सागर में 284। ये प्रदूषण का मीटर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए कैसे हालात खराब हैं। अलग अलग शहरों में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और जहरीली हवा होती जा रही है। स्तर लगातार खराब होता जा रहा है हवा का, प्रदूषण का। भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 2 महीने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन किया तो FIR होगी। बता दें आदेश में NGT के आदेश का हवाला भी दिया गया है। सभी SDM को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो पराली नहीं जलाने दी जाएगी। एक्शन में प्रशासन अब आ चुका है। पराली अब नहीं जला सकेंगे भोपाल में। 2 महीने तक रोक लगा दी गई है पूरी तरह। अगर किसी ने पराली जलाई तो कार्रवाई होगी, जुर्माना भी लगेगा। और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही की जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई से केस में तेजी आएगी। वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी लंबित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी मामलों को एक जगह पर केंद्रित करने से सुनवाई में तेजी लाई जा सकेगी। तो भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें सीएम आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन के कामों की समीक्षा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी संभागायुक्त, IG, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। इनके साथ ही कलेक्टर और SP भी शामिल होंगे। तो कानून व्यवस्था में कसावट की तैयारी अब सरकार कर रही है और कॉन्फ्रेंस इसी के लिए रखी गई है, जिसमें अलग अलग लेवल के अधिकारी शामिल होंगे। तो प्रशासनिक कसावट की तैयारी में
सीएम यादव हैं। इससे पहले भी जब ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी, फटकार कई अधिकारियों को लगी थी और अब फिर से कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ समीक्षा उसकी करनी है। जो काम दिए गए थे क्या वो पूरे हुए, नहीं हुए, किस तरह हुए और रुके हैं तो क्यों रुके हैं, ये तमाम वो पहलू होंगे और किस तरह अब आगे बढ़ना है, कहां पर कितना जोर देना है, कानून व्यवस्था पर किस तरह ध्यान देना है। अलग अलग ये पहलू रहेंगे जिन पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी, समीक्षा होगी। रीवा से खबर है जहां पर मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मऊगंज के देवरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष की अगुवाई विधायक प्रदीप पटेल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने विधायक को नजरबंद किया था। 15 दिन तक विवादित स्थल जाने पर रोक भी लगाई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने विधायक को नजरबंद से मुक्त किया, विधायक वैसे ही देवरा गांव में विवादित स्थल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो रिहा होने के बाद देवरा जा रहे थे प्रदीप पटेल, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। तनावपूर्ण स्थिति ना हो इसीलिए पुलिस ने ये कदम उठाया है और गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए नजरबंद किया गया था और जैसे ही उन्हें मुक्त किया गया तो वो वैसे ही फिर वही गांव और जहां पर तनाव की स्थिति है वहां पहुंच गए। उससे पहले ही लोगों के बीच पहुंचते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आइए अब आपको शहडोल की तस्वीरें दिखाते हैं। सरकारी स्कूल में निकाह का रील बनाया गया है। स्कूल ड्रेस में छात्राओं ने निकाह का रील बनाया। क्लासरूम में बने रील का लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बाद छात्राओं ने सोशल मीडिया से ये रील हटा दिया। बता दें, हिंदू संगठन ने मामले की डीईओ से शिकायत भी की है। स्कूल की प्राचार्य को तलब करके मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। धनपुरी थाने के पीएम श्री कन्या स्कूल का ये मामला है। तो स्कूल ड्रेस में छात्राओं ने निकाह का रील बनाया और जब ये सामने आया तो इसका विरोध जो है हिंदू संगठन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस मामले में एक्शन लेने की बात भी कही गई है। तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये निकाह का रील बनाया गया। स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी है, सभी को स्कूल ड्रेस पहनी है और इसी में इनके द्वारा ये रील बनाया गया। अब ये रील विवादों में है, चर्चाएं इसकी हो रही हैं और हिंदू संगठन इसका विरोध भी कर रहा है कि आखिर स्कूलों में चल क्या रहा है। इसकी शिकायत की गई है पुलिस से। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।